This is me, Nadia Sarwat. Welcome to the 7th lecture of group theory. तो पिछले लेक्चर में मीन्स के लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने स्टार्ट किया था पॉइंट ग्रुप की। हम किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम पॉइंट ग्रुप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये थे हमारे पास पॉइंट ग्रुप्स टोटल, और इनमें से मैं आपको फर्स्ट वाले तो आपको समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको डायहीड्रल पॉइंट ग्रुप समझाने वाली हूँ। डायहीड्रल मीन्स के ऐसे पॉइंट ग्रुप्स जिनके अंदर जितना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर होगा उतने नंबर ऑफ C2 भी मौजूद हों, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है कि डायहीड्रल होगी, वर्टिकल होगी या फिर हॉरिजॉन्टल होगी, वो हम देख लेंगे मॉलिक्यूल के हिसाब से कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा हम ये पॉइंट ग्रुप्स पढ़ेंगे जिनके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते, बट इनके अंदर किसी के अंदर आइडेंटिटी है, किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है और किसी में सिर्फ इन्वर्शन पाई जा रही है। इनको भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। सो दें डायहीड्रल पॉइंट ग्रुप्स की तरफ कहते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि DNH पॉइंट ग्रुप है और N की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 या कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है अकॉर्डिंग द मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस पाए जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आइडेंटिटी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 360 पर हम हर मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो उसके अंदर आइडेंटिटी पाई जाती है। हर ऑब्जेक्ट, हर मॉलिक्यूल, हर एटम, हर ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी मौजूद होती है। इसके अलावा DN का मतलब ये है, ये जो DN लगाया है यहाँ पर पॉइंट ग्रुप के अंदर, DN इसका मतलब है कि जितना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है उतने ही नंबर ऑफ C2 मौजूद हों। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से हमने इसको DN का नाम दिया है, ठीक है। इसके अलावा H की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है और इसके अंदर मज़ीद सिग्मा V भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा सिग्मा H नहीं होते, जबकि अगर हम सिग्मा V की बात करें तो वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और जब ये दोनों एक साथ पाए जा रहे हों, सिग्मा H और सिग्मा V, तो हम सिग्मा H को प्रायोरिटी देते हैं। हम फिर पॉइंट ग्रुप में सिग्मा H लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि पॉइंट ग्रुप में N की जगह 3 लगा दिया। मीन्स कि N की जगह मैंने आपको कहा था कि कोई भी नंबर हो सकता है, सो मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया। D3H पॉइंट ग्रुप को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पॉइंट ग्रुप के अंदर कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस पाए जा रहे हैं, आइडेंटिटी आपको पता है हर किसी में मौजूद होती है। तो D3 का मतलब है ये D3 पॉइंट ग्रुप। आपने जब भी पॉइंट ग्रुप किसी मॉलिक्यूल का निकालना है तो आपने फोकस करना है उस मॉलिक्यूल के ऊपर, उसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है और उसके प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर C2 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर तो नहीं आ रहे तो उसका पॉइंट ग्रुप C की तरफ, C से स्टार्ट होगा। और अगर उसके अंदर जितने प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है उतने ही C2 मौजूद होंगे तो उसका ऑर्डर इस तरह से D की तरफ चला जाएगा। ये D की तरफ चला जाएगा। जैसे इसके अंदर C3 एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, और 3C2 मौजूद है, तो इसलिए इसको हमने कहा है कि D3। और इसके अलावा इसके अंदर सिग्मा H पाया जा रहा है और 2 सिग्मा V भी मौजूद होंगे, तो हम H को प्रायोरिटी देंगे और हम लगाएंगे D3H। इसके बाद हम ले लेते हैं एग्जाम्पल BF3 की। BF3 के मॉलिक्यूल के अंदर आप देख रहे हैं कि हम यहाँ से रोटेट करते हैं। ये बोरॉन को हम लेते हैं, यहाँ से हम एक्सिस पास करते हैं और बोरॉन फिक्स हो जाता है। फिक्स होने के बाद हम जब रोटेशन करवाते हैं, हमने नोट करना होता है कि कितने एटम्स या ग्रुप्स रोटेट कर रहे हैं। वो जितने एटम्स ग्रुप रोटेट कर रहे होंगे उतना उसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। सो यहाँ पर 3 फ्लोरीन एटम्स रोटेट कर रहे थे तो C3 एक्सिस मौजूद है। इसके बाद मैं यहाँ से, अगर यहाँ से मैं इसको बाइसेक्ट करती हूँ, मींस के एक्सिस में इमेजिनरी एक्सिस पास करती हूँ, तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया और ये दोनों हाफ, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ जो है, ये एक दूसरे के बराबर है और एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आपको कह सकती हूँ कि यहाँ पर C2 पाया जा रहा है। अगर इसके अंदर एक C2 पाया जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक इसके अंदर 3C2 मौजूद होंगे, ठीक है।
3C2 इसके अंदर पाए जाएंगे, क्योंकि ट्रिक में मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि जितने प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर होगा या तो उतने ही C2 मौजूद होंगे या फिर कोई भी C2 नहीं होगा। और अगर मुझे एक C2 मॉलिक्यूल के अंदर नज़र आ जाता है तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बाकी के C2 भी फाइंड आउट कर सकूं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से भी C2 मौजूद है, यहाँ से भी C2 मौजूद है इसके अंदर। इसके बाद जब सिग्मा V की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि जहाँ से मैंने C2 लिया, मैंने वहाँ से ये मिरर प्लेन लगा दिया, तो ये वाली लेफ्ट वाली साइड राइट पर रिफ्लेक्ट करेगी, राइट वाली लेफ्ट पर रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कराने के बाद इसके अंदर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। सो वी कैन से दैट कि इसके अंदर सिग्मा मौजूद है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर परपेंडिकुलर मीन्स के सिग्मा एच है या सिग्मा वी है? वो इस तरह से कि जब मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ये मैंने जिस डायरेक्शन में मैंने इसके अंदर C2 पास करवाया था ना, उसी डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे प्लेन पास करवाया। जब मैंने उसी डायरेक्शन में करवाया तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, पैरेलल हो गया तो इसको हम कहेंगे कि ये सिग्मा बी है। और अगर मैं ऐसे प्लेन पास कराती हूँ, ये सारा मॉलिक्यूल के दो इक्वल हाफ्स में कट होके आधा ऊपर रह जाए और आधा नीचे रह जाए, तो ये मीन्स के इसके अंदर चारों एटम्स कट होंगे इक्वली सिमेट्रिकली। तो इसको फिर कहूँगी मैं सिग्मा एच, क्योंकि मैं यहाँ सिग्मा एच कहूँगी क्योंकि मैं यहाँ से इस तरह से मैं इस डायरेक्शन में प्लेन पास कर रही हूँ, और जबकि मेरे प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है। मीन्स कि आप बोरोन के ऊपर अपनी फिंगर रखोगे तो ये आपको शो होगा कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, जबकि जहाँ पर तीनों फ्लोरीन लगे हैं मैं वहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रही हूँ, तो वहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ परपेंडिकुलर। सो सिग्मा एच मौजूद है। सो हमने फाइंड कर लिया कि इस बात से कि ये हम इसके अंदर D3 पाया जा रहा है, और जब मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की तो सिग्मा एच भी पाया जा रहा था और सिग्मा वी भी, तो मैंने प्रायोरिटी देनी है सिग्मा एच को। ठीक हो गया, तो इसका पॉइंट ग्रुप D3H है। लेते हैं डी एंड डी की। डी एंड डी के अंदर डी एन तो आपको पता चल गया कि जितना प्रिंसिपल एक्सिस उतना ही C2 की भी उतने नंबर ऑफ C2 आपके पास मौजूद हो। और डी का मतलब ये है कि आपके पास डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही हो। तो इसके अंदर जैसे कि आपको जब नाम की समझ आ जाएगी ना किसी पॉइंट मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप के अंदर जो वर्ड्स लिखे होंगे, अगर आपको उनकी समझ आ जाती है तो आप उस नाम से फाइंड कर सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस पाए जा रहे हैं। आइडेंटिटी तो डेफिनेटली हर मॉलिक्यूल के अंदर होती है। तो डी एन से आपने फाइंड कर लिया कि इसके अंदर n नंबर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस हैं और n नंबर ऑफ C2 भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके बाद जब D की बारी आई, स्मॉल d की, वहाँ से आपको पता चला कि इसके अंदर डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाई जा रही है। ठीक है, और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इन्वर्जन प्रेजेंट हो तो वहाँ पर n जो होगा वो ऑड नंबर होगा, n की वैल्यू जो होगी वो ऑड होगी, और वहाँ पर S2n कोइंसाइड करेगा C2 एक्सिस के साथ। ठीक हो गया। मैं कहती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर D3D की। मैंने n की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया है, D पुट कर दिया है, सॉरी मैंने n की जगह पर 3 पुट कर दिया है। तो यहाँ पर D3 से मतलब है कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस कितना होगा, C3 इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और इसके अलावा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में 3C2 भी पाए जाएंगे। ऐसे यहाँ पर आप देखें ये सिमेट्री ऑपरेशंस, सॉरी यहाँ पर 3 आना था, यहाँ पर 3 आना था, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर 3 डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाए जाएंगे। ठीक हो गया, तो अब हम देख मैं ले रही हूँ D3D के केस में। ठीक है, D3D पॉइंट ग्रुप में मैं इथेन की एग्जांपल ले रही हूँ। ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है, ये इसकी एक्लिप्स फॉर्म है। जब मैं एक्लिप्स फॉर्म से आपको समझाने की कोशिश करूँगी तो ये रेड वाला सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले रही हूँ। तो यहाँ से मैं इसको रोटेट करूँगी तो ये वाला जो होगा हाइड्रोजन ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितना भी आपके पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ जाता है आपने इसको सिंपल मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो मैं लाइंस लगा रही हूँ, ये वाला सॉरी ये, और यहाँ पर ये आपका इस तरह का आपके पास BF3 का मॉलिक्यूल था, उसके अंदर C3 एक्सेस पाए जा रहे थे। इसी तरह से एक ये हमारे पास BF3 है, एक ये वाला, ये जो आपको पीछे की तरफ नजर आ रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन, ये भी इसी तरह से रोटेट करके एक ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन रोटेट करके वहां पर चला जाएगा, और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से इसके अंदर C3 एक्सेस पाया जा रहा है। अगर मैं C2 एक्सेस की बात करूं तो अगर मैं यहाँ से पास करती हूँ ये वाले, यहाँ से मैं पास करती हूँ तो ये बाइसेक्ट हो रहा है इक्वली, तो क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पर C2 पाया जाएगा। तो अगर इसके अंदर एक C2 मौजूद है तो मीन्स टू से कि इसके अंदर फिर 3C2 मौजूद होंगे। ठीक है, 3C2, और इससे हमने रिजल्ट निकाला है कि इसका पॉइंट ग्रुप जो है D3 है। बाकी हमारे पास रह गया फाइंड करने वाला D, तो वो हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ से एक वर्टिकल प्लेन, जहाँ से हमने C2 पास किया, अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल प्लेन पास करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा V पाया जाएगा। ठीक है, और अगर एक सिग्मा V है तो इसका मतलब 3 सिग्मा V होंगे, और 3 सिग्मा V हैं तो उसके बाद मैं देखूंगी क्या इसके अंदर कोई सिग्मा H पाया जा रहा है, मीन्स के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि एक CH3 जो है वो ऊपर की तरफ है और एक CH3 नीचे की तरफ है, तो वो इक्वली जो है एटम्स को हम कट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिग्मा H एब्सेंट है। अगर तो सिग्मा H मौजूद होता तो इस इथेन का पॉइंट ग्रुप जो होता वो D3H हो जाना था, लेकिन यहाँ पर सिग्मा H एब्सेंट है। जब सिग्मा H एब्सेंट है तो मैं कहूँगी कि ये सिग्मा V नहीं है बल्कि ये सिग्मा D है, क्योंकि ये 2C2 को दरमियान से बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, मीन्स के यहाँ से अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये सिग्मा D की, तो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करता जा रहा है। मीन्स के ये वाला भी एक सिग्मा C2 है और ये वाला भी एक C2 है। ठीक है, तो ये दरमियान से बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है ना, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर सिग्मा D पाया जा रहा है। मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा हो बट वो 2 कंसेक्टिव C2 को कट करता हुआ, बाइसेक्ट करता हुआ जाए, वहाँ पर मैं कहूँगी कि यहाँ पर D पाया जाता है। तो इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप हुआ D3D। कहते हैं DN पॉइंट ग्रुप की। DN पॉइंट ग्रुप के अंदर जो सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे वो सिर्फ जब DN की बात हो रही है आपको समझ जाना चाहिए कि DN मीन्स के जितना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर उतना ही नंबर ऑफ C2, बस इसके अंदर ये होगा। ठीक है, और आपको ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होता है NC2 के, मीन्स के सेकेंडरी एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ये है इसकी एग्जाम्पल, ये इसका कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये मैं इसका सेंटर मान रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको रोटेट करवाया तो ये वाले, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था, ये वाले जो नाइट्रोजन है, ये जो ब्लैक शेडेड हैं, इनको मैं कंसीडर कर रही हूँ कि ये BF3 का मॉलिक्यूल है। सिर्फ कंसीडर करना है, अज्यूम करना है, आपने सचमुच में नहीं मान लेना। तो यहाँ पर मैं कंसीडर कर रही हूँ कि BF3 है। जब मैंने रोटेशन करवाई तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर, इसी तरह से ये वाला यहाँ पर, और जो डैश वाले हैं इनको ये भी इस तरह से रोटेट करेंगे, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर C3 एक्सिस मौजूद है। इसी तरह से मैं देखूँ इसके अंदर के प्रिंसिपल एक्सिस जितने C2 मौजूद हैं, तो यहाँ से अगर मैं इसको कट करूँगी, यहाँ से अगर मैं सिमेट्रिकली बाइसेक्ट करती हूँ तो ये इक्वली जो है एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर C2 मौजूद है। जब एक C2 पाया जा रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर 3C2 मौजूद होंगे। 3C2 से मतलब कि इसके अंदर एक तो प्रिंसिपल एक्सिस C3 था, फिर 3C2 भी पाए जा रहे हैं, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, D3।
ठीक है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डी एन पॉइंट ग्रुप। और ये भी सेम केस है, इसके अंदर भी इसको हम यहाँ से रोटेट करवाएंगे तो इसके अंदर C3 आएगा, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप रोटेट करेंगे तो 3C2 यहाँ से। और अगर मैं यहाँ से प्लेन पास कराती हूँ तो ये सिमेट्रिकली कट होगा, और यहाँ से इस लाइन से कट करूँगी तो यहाँ पे भी C2 होगा, यहाँ से भी C2 होगा, तो 3C2 भी हो गए, तो इसका पॉइंट ग्रुप भी D3H हो जाएगा, सॉरी D3 हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं सिग्मा V या सिग्मा H या D की बात करूँ तो वो इसके अंदर पाए नहीं जा रहे। क्यों नहीं पाए जा रहे? क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करती हूँ C1 पॉइंट ग्रुप की। C1 पॉइंट ग्रुप के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये वाला, कि उसके साथ सारे ग्रुप्स जो होंगे वो डिफरेंट अटैच्ड होंगे। सो उसके अंदर कोई प्रिंसिपल एक्सिस नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस नहीं पाया जाएगा तो हम उसको रोटेट करेंगे 360 पे, ठीक है। जैसे कि ये ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मीथेन हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर हम 360/360 की रोटेशन करवाएंगे तो 1 फोल्ड ऑफ सिमेट्री एक्सिस इसके अंदर पाया जाएगा। तो जब हम 360 पे रोटेट करवाएंगे ये मॉलिक्यूल एज इट इज आ जाएगा, तो इसके अंदर हम कहेंगे कि C1 पॉइंट ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला क्लोरोआइडो अमाइन, इसके अंदर भी तमाम ग्रुप्स जो अटैच हैं सेंट्रल एटम के साथ वो डिफरेंट हैं, तो इसको अभी हम 360 पर ही रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। और 1 फोल्ड और 360 का मतलब है कि इसके अंदर 1 फोल्ड ऑफ सिमेट्री एक्सिस मौजूद है। जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट मौजूद ना हो तो हम उसको कहते हैं कि उसके अंदर C1 पॉइंट ग्रुप होगा। क्योंकि यहाँ से अगर मैं इसको कट करूँ, यहाँ से अगर मैं प्लेन पास करती हूँ, क्या इक्वली डिवाइड हुआ? अगर मैं यहाँ से करती हूँ क्या इक्वली डिवाइड हुआ? नहीं, क्योंकि एक तरफ ब्रोमीन है एक तरफ क्लोरीन है। और अगर मैं यहाँ से भी कट करती हूँ तब भी इधर फ्लोरीन है और उधर आयोडीन है। इसी तरह से अगर मैं इसको भी कट कर इसको इस मॉलिक्यूल को भी देखूं तो ये एक तरफ आयोडीन और क्लोरीन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। सो ये इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन नहीं मौजूद, तो हम कहेंगे कि जिस एलिमेंट के अंदर जिस मॉलिक्यूल के अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता वहां पर C1 पॉइंट ग्रुप होता है। अब आते हैं हम CS पॉइंट ग्रुप की तरफ। CS पॉइंट ग्रुप वो होता है जिसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी के बाद सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता हो। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, इस मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ से अगर मैं रोटेशन करवाऊँ तो क्या हो सकती है, सॉरी यहाँ से मैं इसको कट करूँ तो क्या इसके अंदर कोई C2 या C2 पाया जा रहा है या C3 पाया जा रहा है? नहीं, क्योंकि ये इक्वली बाइसेक्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है। जब इक्वली बाइसेक्ट नहीं हो रहा तो मीन्स कि इसके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट मौजूद नहीं है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करूँगी ये इस तरह से, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। जब रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर सिग्मा मौजूद होगा। जब सिग्मा मौजूद होगा तो पॉइंट ग्रुप चला जाएगा CS की तरफ, ये CS की तरफ। जैसे कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस CN मौजूद है हमारे पास, जब इस तरह का मॉलिक्यूल आएगा तो हमारे ज़हन में क्वेश्चन आएगा क्या इसके अंदर CN प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर CN प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तो हमारे पास आएगा कि क्या, क्वेश्चन आएगा कि क्या इसके अंदर मिरर प्लेन है। तो अगर इसके अंदर मिरर प्लेन है तो इसका पॉइंट ग्रुप जाएगा CS की तरफ। अगर मिरर प्लेन नहीं होगा और इसके अंदर कोई प्रिंसिपल एक्सिस भी नहीं होगा तो इसका पॉइंट ग्रुप जो है वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। सो इसका पॉइंट ग्रुप फिर आई थिंक C1 हो जाएगा, क्योंकि C1 जो होता है वो हर मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है जिनके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं मौजूद होते।
हम सी आई पॉइंट ग्रुप की बात कर लेते हैं। सी आई पॉइंट ग्रुप उन मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाता है जहाँ पर इन्वर्शन पाई जा रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइफ्लोरो इथेन है और ये इसका एक स्टेगर्ड फॉर्म है, ये इसका सेंटर हमने मान लिया। तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट की तरफ यहाँ पे आती हूँ और 180 पे रिफ्लेक्ट करती हूँ तो क्या यहाँ पर फ्लोरीन है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से ये क्लोरीन से 180 की डायरेक्शन पर जाती हूँ तो क्या मुझे सेम मॉलिक्यूल मिलता है, तो डेफिनेटली मिलता है। तो यहाँ पर आई एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह ये वाला भी मॉलिक्यूल सेम है, तो यहाँ पर सी आई पॉइंट ग्रुप होगा क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी और सिमेट्री एलिमेंट नहीं पाया जा रहा सिवाय इन्वर्शन के, सो इसका पॉइंट ग्रुप होगा सी आई। अगर हम बात करें लीनियर पॉइंट ग्रुप्स की, तो लीनियर पॉइंट ग्रुप्स के अंदर हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक होमो और एक हिट्रो। और अगर होमो की बात करें, हिट्रो की पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास CO या HCl, लेट्स सपोज ये CO का मॉलिक्यूल है, हमारे पास CO का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से पास कर रही हूँ प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ से ले रही हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, C इन्फिनिटी होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इसका हो जाएगा C इन्फिनिटी। और अगर मैं यहाँ से ही इसका सिग्मा V भी पास कर दूँ, यहाँ से ही जहाँ से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, तो आधा मॉलिक्यूल ऊपर आधा नीचे रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसके अंदर इन्फिनिटी सिग्मा V भी पाया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आइडेंटिटी होगी C2, यहाँ से अगर हम कट करें तो नहीं पाया जाएगा क्योंकि इधर जो है ये एक लेट्स सपोज के यहाँ पर CO है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन है, तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट सिमेट्रिकली नहीं करेंगे। सो यहाँ पर C2 नहीं पाया जा रहा, तो इसके अंदर सिर्फ ये सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो इसको हम नाम देंगे C इन्फिनिटी V। C इन्फिनिटी प्रिंसिपल एक्सिस और V इसलिए कि इसके अंदर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। और ये तमाम ग्रुप्स जो हैं ये वाले, इन सब के अंदर C इन्फिनिटी V पॉइंट ग्रुप पाया जाता है। इसी तरह अगर हम D इन्फिनिटी H की बात करें तो ये होमो मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इनके अंदर आइडेंटिटी भी पाई जाती है। अगर मैं यहाँ से इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करती हूँ तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा C इन्फिनिटी है तो सिग्मा इन्फिनिटी V भी पाया जाएगा। यहाँ से अगर मैं प्लेन भी पास कर देती हूँ तो C इन्फिनिटी V भी पाया जाएगा। अगर मैं यहाँ से C2 की बात करूँ तो दोनों तरफ सेम मॉलिक्यूल्स लगे ग्रुप्स अटैच हैं, तो यहाँ पर C2 इन्फिनिटी C2 भी पाया जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। और इसके अलावा इसके अंदर इन्वर्शन भी मौजूद है क्योंकि अगर मैं यहाँ से पॉइंट लेती हूँ सेंट्रल, तो इधर भी वही है ग्रुप, इधर भी वही है, तो यहाँ पर इन्वर्शन भी पाई जाती है। तो इसको नाम मैंने दिया D इन्फिनिटी H का। D का नाम क्यों दिया, क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस था C इन्फिनिटी, इसके बाद इन्फिनिटी C2 भी मौजूद है। मींस जितना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर उतने ही C2 भी पाए जाएंगे, तो पॉइंट ग्रुप चला जाएगा D इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, और H हमने इसलिए लगाया क्योंकि इसके अंदर H भी पाया जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये तो था मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर मैं यहाँ से इसके अंदर से मैं इसके अंदर से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करूं, ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, मींस परपेंडिकुलर में हो गया, तो इसके अंदर सिग्मा H भी मौजूद होगा। और ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर D इन्फिनिटी H पॉइंट ग्रुप पाया जाता है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्लेनर होते हैं उनके अंदर हमेशा H जो है मींस के प्लेन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा पाई जाती है। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है।